नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको ले चलेंगे दोनों जगह, जानेंगे संवाददाताओं से कि क्या है जमीनी हालात। तो वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों में है जबरदस्त उत्साह क्योंकि पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं बहाल हो गई हैं। आईसीसी ने नियमों में किए हैं बड़े बदलाव। और भी होंगी ढेर सारी खबरें। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे में नया सवेरा में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां हुई तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दादरी थानेसर में करेंगे चुनावी रैलियों को संबोधित। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की पुणे में रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज वर्धा और लातूर में चुनावी जनसभाएं। भाजपा आज महाराष्ट्र के लिए करेगी संकल्प पत्र जारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक में भारत का किया प्रतिनिधित्व। न्याय संगत, शांतिपूर्ण तथा समृद्ध विश्व के लिए सुस्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत बनाने के लिए की अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने की वकालत। जम्मू कश्मीर में फिर बहाल हुई पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं। घाटी के सभी 10 जिलों में मोबाइल सेवाएं फिर से शुरू। शोपियां में आतंकवादियों ने ट्रक ड्राइवर की हत्या की। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी सहित फ्रांस की अर्थशास्त्री एस्टर डुफ्लो और अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को 2019 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार। वैश्विक गरीबी पर शोध के लिए होंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी अभिजीत बैनर्जी को बधाई। उत्तरी सीरिया से अपनी सेना हटाने के बाद तुर्की के तेज हमलों पर अमेरिका ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया। 2 मंत्रालयों और 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए प्रतिबंध। यूरोपीय संघ के देशों की सरकारों ने तुर्की के लिए हथियारों की बिक्री पर लगाई सीमा। आईसीसी ने नियमों में किए बड़े बदलाव की घोषणा। आईसीसी स्पर्धाओं के सेमीफाइनल और फाइनल केवल सुपर ओवर के आधार पर किए जाएंगे तय। सुपर ओवर तब तक होगा जब तक कोई एक टीम विजेता नहीं बन जाती। और आइए देख लेते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात चुनावों की। जी हां, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के दादरी और थानेसर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पुणे में एक रैली करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज महाराष्ट्र के वर्धा और लातूर में चुनावी जनसभाएं करेंगे। इसके साथ ही भाजपा आज महाराष्ट्र के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे नीरज सिंह थानेसर से और कुरुक्षेत्र से जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता। नीरज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, थानेसर की अगर हम बात करें तो लगातार रैलियों का रेला जारी है और ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक इस वक्त मैदान में कूद चुके हैं। प्रधानमंत्री आज थानेसर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ है हलचल चुनावी, अगर हम हलकों की बात करें तो? देखिए, बिल्कुल जया, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है जब 21 तारीख को मतदान होगा और यही कारण है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पूरी जो ताकत है वो हरियाणा के अंदर लगा रही हैं। प्रधानमंत्री ये दूसरा दौरा है क्योंकि 14 तारीख को भी हरियाणा में उन्होंने एक रैली करी थी, बड़ी रैली करी थी और उसके बाद आप प्रधानमंत्री आज दूसरी बार हरियाणा आ रहे हैं और 2 रैलियां करेंगे। दादरी में संबोधित करेंगे और इसके बाद जो कुरुक्षेत्र थानेसर है वहां पर एक बड़ी जो जनसभा है उसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और यहाँ मैं उसी जनसभा स्थल पर हूँ और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि यहाँ 1.5-2 लाख के करीब जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आएंगे, क्योंकि इस तरह की रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने कि प्रधानमंत्री 4 रैलियां हरियाणा के अंदर कर रहे हैं और इन 4 रैलियों में मैक्सिमम जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उनको कवर किया जाएगा। उसी के आधार पर ये पूरी जो रणनीति है वो बनाई गई है। दूसरी, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता यहाँ अभी भी ज़बरदस्त है और यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो किसान हैं, उनकी जो लोकप्रियता है वो कह सकते हैं कि सिर चढ़कर उनको बोलती है। पिछले अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें
तो 10 की 10 लोकसभा की 10 की 10 सीटें जो हरियाणा की थीं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं। और विधानसभा 2014 की बात करें तो 90 में से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 75 प्लस का मिशन रखा है। तो 47 से 75 प्लस करने के लिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की जरूरत पड़ेगी। और ये पूरा इलाका है जो कह सकते हैं जिसे जाट लैंड के रूप में जाना जाता है। और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी 2014 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव, वहां पर थोड़ी सी कमजोर थी। लेकिन 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए वहां पर जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ली और सभी की सभी सीटों को जीता। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है ताकि उनकी लोकप्रियता का जो लाभ है वो पूरे हरियाणा में पड़ सके और जो 75 प्लस का जो मिशन लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसको आसानी से पा सके। दादरी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त अगर हम बात करें तो बबीता फोगट मैदान में कूद चुकी हैं और बबीता फोगट के आने से जाहिर है कि जो लड़ाई है काफी दिलचस्प हो गई। यहाँ कह सकते हैं वहां का दंगल काफी दिलचस्प हो चुका है। क्या कुछ हलचल है इस वक्त चुनावी सरगर्मियों को लेकर? जो बबीता फोगाट है कुश्ती पहलवान, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है बीजेपी की टिकट पर। और इस सीट की बात करें तो ये एक ऐसी सीट है जिस पर कि कभी बीजेपी नहीं जीती। यहाँ पे या तो आईएनएलडी उनका कब्जा रहा या फिर कांग्रेस का कब्जा रहा। बबीता फोगाट के लिए भी जिस तरीके से उन्होंने अखाड़े में तो बहुत पहलवानों को पटखनी दी है, लेकिन इस बार का जो यहाँ चुनाव है वो काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि उनके सामने जो सोमवीर सांगवान है वो पिछली बार बीजेपी के सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और सिर्फ 1620 वोट से हारे थे। इस बार वो उनके सामने खड़े हैं, बबीता फोगाट के सामने खड़े हैं। और इसके अलावा जो मेजर निपेंद्र हैं वो खड़े हैं कांग्रेस से, वो भी पिछली दो बार विधायक रह चुके हैं। और सतपाल मलिक जो आईएनएलडी में हुआ करते थे, अभी जेजेपी में है, जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है उसके उम्मीदवार हैं, वो भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार मंत्री रह चुके हैं। तो जो दिग्गज है, महारथी है, उनके साथ इस बार बबीता फोगाट का मुकाबला है। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सीट पर आज तक सिर्फ 3 बार ही महिला प्रत्याशी खड़ी हुई है और इस चुनाव में भी 3 ही महिला प्रत्याशी खड़ी हुई है। यानी अगर इतिहास देख ले तो अभी तक जो है आजादी के बाद से जो है यहाँ पर सिर्फ 6 बार ही महिला प्रत्याशी बनी है, जिसमें से 3 अभी है और 3 इनके पहले अलग अलग दशकों में 3 प्रत्याशी रही हैं। कभी अगर इस सीट के आसपास की बात करें तो चरखी दादरी जो सीट है, यहाँ पर 2 सीट है और प्रधानमंत्री की जो आज रैली होने जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि स्टार प्रचारक है बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये न सिर्फ दादरी के 2 सीट को पे असर डालेगी, बल्कि इसके अलावा जो महेंद्रगढ़ है जहां पे 4 सीटें हैं, और रेवाड़ी है जहां पे 5 सीटें हैं, भिवानी जहां पे 4 सीट है, और झज्जर, इन सारी सीटें टोटल 17 विधानसभा सीट के जो उम्मीदवार हैं वो यहां पर मंच पर होंगे प्रधानमंत्री के रैली के दौरान। और ये काफी प्रधानमंत्री का जो रैली है, जिस तरीके से उन्होंने कल बल्लभगढ़ में किया और 16 जो विधानसभा है उनको उन्होंने संबोधित किया, उस तरीके से दक्षिणी हरियाणा में आज प्रधानमंत्री की यह रैली काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जया। बिल्कुल अभिषेक, अभी रविवार को भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसमें किसानों से लेकर बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए नौकरी, तमाम ऐसी चीजें थी जो जिसके वादे किए गए। कह सकते हैं काफी मनोहर रहा इनका संकल्प पत्र। क्या कुछ लगता है आपको कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस संकल्प पत्र को छू पाएंगे और वाकई लोगों को लुभा पाएंगे? बिल्कुल जया, देखिए भाजपा का जो संकल्प पत्र है अगर आप उसे देखेंगे तो 2014 में जो उन्होंने वायदा किया है उसी में का एक्सटेंशन है ये। कोई किसी भी तरह का लोक लुभावन वायदा इसमें नहीं नजर आता है। जो किसान है उनकी आमदनी को दोगुना करने पे फोकस किया गया है, न कि किसानों की के लिए किसी तरीके का कोई चमत्कार करने की बात की गई है कि जिसका अतिरिक्त बोझ जो है वो राज्य सरकार पे आए। अगर उसी जगह पे हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जहां एक और महिलाओं के आरक्षण की बात करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे लिंगानुपात बहुत ज्यादा घटा है पिछले कुछ वर्षों में। हरियाणा में 1,82,00,000 के आसपास यहाँ मतदाता है, 97 लाख पुरुष है और 85 लाख से ज्यादा महिला मतदाता है। ऐसे में कांग्रेस
ने जो है महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए 33% आरक्षण, हरियाणा रोडवेज में फ्री जो बस में उनका सफर करने और इस तरीके की तमाम चीजें की हैं, किसानों की कर्ज माफी और इस तरीके का। ऐसा ही वायदा कांग्रेस ने पहले भी चुनाव में किया था, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी किया था, और उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ है, कांग्रेस को किस तरीके की पटखनी खानी पड़ी, क्योंकि अब जो है आमदनी किस तरीके से बढ़ाई जाए, डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास किस तरीके से, जो भाजपा का थीम है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भाजपा फोकस कर रही है। दक्षिणी हरियाणा की अगर बात करें तो ये जो है दक्षिणी हरियाणा राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ है, और यहां पे जो सबसे बड़ी जो आमदनी का जरिया है वो किसानों के जरिए है, यानी खेती बाड़ी से, बाजरा हो, गेहूं हो, सरसों हो, वो यहां से होता है। लेकिन यहां पे जो नहर है उससे टेल तक कभी पानी नहीं आई। पिछले 5 सालों में जो है उसके टेल तक पानी लाने की व्यवस्था की गई, छोटे छोटे पंपिंग स्टेशन बनाए गए और वहां से पानी पहुंचाया गया। तो जो विकास है, जो कनेक्टिविटी है इस पूरे इलाके में, उसमें काफी सुधार हुआ है। अब पिछले दशकों तक यहां पे अगर आप देखें तो या तो इनेलो की सरकार रही या फिर कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन ये पूरा क्षेत्र विकास से अछूता रहा। ऐसे में जो बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो यहां पर जो आम जनमानस है उनको छूने की उन्होंने कोशिश की है। जया जी अभिषेक, बिल्कुल हमारे साथ नीरज भी इस वक्त बने हुए हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे आपको मुद्दे लग रहे हैं जो वाकई इस बार चुनाव में अहम साबित हो सकते हैं, और बात करें अगर हम थानेसर की तो वहां पे किस तरह का चुनावी दंगल आपको नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम यहाँ की बात करें, ये कुरुक्षेत्र का पूरा इलाका है और जया यहाँ से 4 सीटें हैं, और पिछली 2014 के हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे इलाके में जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस बार कुरुक्षेत्र का जो चुनाव है वो इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि संदीप सिंह जो हॉकी के पूर्व कप्तान रहे हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पेहोवा जो विधानसभा है वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि जो सूरमा पिक्चर भी बनी थी उनके ऊपर, और सबसे बड़ी है कि हॉकी में जो ट्रैक फ्लिक है उसके वो मास्टर हैं, और अब चुनावी मैदान में है। निश्चित तौर पर वो सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री आएंगे तो उसका जो लाभ है प्रधानमंत्री का वो उनके विधानसभा चुनावों में भी मिलेगा, क्योंकि 17 के करीब जो विधानसभा सीटें हैं वो कवर होंगी प्रधानमंत्री की इस रैली से। जहाँ तक जय मुद्दों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर पूरा हरियाणा एक कृषि प्रधान है, किसानों की एक तादाद है, बड़ी संख्या में यहाँ पर है। तो निश्चित तौर पर जो किसानों से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं। जो 370 है वो भी काफ़ी कह सकते हैं कि यहाँ के जो चुनाव हैं और जो खासतौर से जो युवा जो वर्ग है उसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर ये मुद्दे बोले हैं। महिलाओं को लेकर काफ़ी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने बात करी, अपने मैनिफेस्टो में भी बात करी। तो एक मुद्दा ये हो सकता है लोगों को सरकारी नौकरी में पारदर्शिता के साथ नौकरी मिले, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हैं और जो इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसको प्रभावित करेंगे। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर तमाम जो विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं वो कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री ज़्यादा से ज़्यादा इन मुद्दों को छुएं ताकि जो मुद्दे हैं वो वोट में तब्दील हो सके। बिल्कुल नीरज और अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास फिर लौटेंगे जब रैलियों का रेला शुरू होगा। और इस वक्त सीधे रुक करते हैं मुंबई का, जहां मौजूद है हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा, जो यहाँ हरियाणा की सियासी सरगर्मियों का आपने जायजा लिया। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की। श्यामा, अगर आपसे जानना चाहें क्या कुछ हलचल आपको नजर आ रही है महाराष्ट्र में? मतदान का समय बेहद नजदीक आता जा रहा है। शिवसेना अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, आज भाजपा की बारी है अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी करने का। क्या कुछ हलचल आपको समझ में आ रही है? जी बिल्कुल, हम देख चुके हैं कि लगभग सभी पार्टियों ने अपने जो मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र, वो घोषित कर चुके हैं। और आज बीजेपी का हम यहाँ पर संकल्प पत्र देखेंगे। हम वहीं खड़े हैं जहाँ पर बीजेपी जो वर्किंग प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, वो आएंगे। करीबन 9:30-10 बजे का समय दिया है जब ये संकल्प पत्र जाहिर किया जाएगा, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी उठाने वाली है और साथ ही अपने मैनिफेस्टो में जिसको अहमियत देने वाली है। जाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं कि दूसरे पार्टियों ने अपने जो मैनिफेस्टो है उसे ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, तो इसमें अगर हम बात करें तो शिवसेना की अगर बात कर लें, क्योंकि शिवसेना अलायंस है बीजेपी की, उन्होंने भी कुछ दिन पहले अपनी मैनिफेस्टो उसे रिलीज़ की थी। और उसमें जो फार्मर्स की प्रॉब्लम है, फार्मर्स की समस्या है, क्वालिटी एजुकेशन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, या हम बात करें एजुकेशन की बात कर लें तो उसके ऊपर महत्व ज़्यादा दिया है उन्होंने। फार्मर्स के लिए उन्होंने कहा है कि 10,000 का एक जो
एड है वो दिया जाएगा। साथ ही शिवसेना ने ये भी बताया है कि 1000 से ज़्यादा जगहों पर ईटरीज खोले जाएंगे, भोजनालय खोले जाएंगे, जहां पर आप 10 रुपये में पूरी थाली ले सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कांग्रेस एनसीपी की, तो वो जो अलायंस है, जॉइंटली उन्होंने एक मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, उसमें भी उन्होंने फार्मर्स के मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे, उसी को प्रधानता दी हुई है यहाँ पर। मुंबई की अगर हम बात कर लें या महाराष्ट्र की ओवरऑल अगर हम बात करें, तो हम देख रहे हैं कि जो सरगर्मियाँ हैं यहाँ पे चुनाव को लेके, कैंपेनिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने भी कई सारी रैलियाँ एड्रेस की हैं, और साथ ही हम देख रहे हैं कि कल भी महाराष्ट्र में 3 जगह पर प्रधानमंत्री अपने रैलीज को एड्रेस करने वाले हैं। साथ ही अगर हम राहुल गांधी की बात करें कांग्रेस की तरफ से, तो राहुल गांधी भी 3 जगहों पर रैली ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं। औसा में हमने देखा, लातूर में, मुंबई में 2 रैलियां उन्होंने एड्रेस किया। साथ ही जो मुद्दे हैं जो कांग्रेस उठा रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट है या ट्रेडर्स को स्मॉल ट्रेडर्स को लेके है। वहीं पर जब हम बात करते हैं बीजेपी की, तो जो उन्होंने अब इन 5 सालों में जो जितने भी डिसीजंस लिए हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या जितने भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं या लोगों के फायदे के लिए जो काम किए हैं, उसे एड्रेस किया जा रहा है। साथ ही ये एक अहम मुद्दा है यहाँ पर, यह है कि जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर्स आ रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर्स आ रहे हैं कैंपेनिंग करने के लिए, अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए, वो एक बात यहाँ पे सामने ज़रूर रख रहे हैं कि जो सीएम देवेंद्र फडणवीस है यहाँ पे महाराष्ट्र के, उनका इमेज बहुत क्लीन है, और साथ ही जो आर्टिकल 370 का रिमूवल है उसे हटाया गया है, उस चीज़ को काफ़ी अहमियत दी जा रही है यहाँ पर। जाहिर सी बात है, जब हम 21 तारीख को देखेंगे यहाँ पर जब वोटिंग होगी, तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो लोग जिसे प्रधान देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, प्रेफरेंस देंगे, और उसके बाद जाके वो लोग वोटिंग करेंगे। जाहिर सी बात है 24 का इसका रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा हमसे जुड़ने के लिए। तो एक पार्टी, एक जो दल है वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो दूसरे पुराने मुद्दे उठा रहे हैं। देखना क्या कुछ जनता तय करती है आने वाले तारीख को जब मतदान होगा। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। अपनों की कामयाबी की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं, इसीलिए हम लाए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का हैप्पी लाइफ फेस्टिवल, जिसमें आप पाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के कार लोन्स पर अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर लोन अमाउंट और लॉन्गर टेन्योर, ताकि आप बना सकें हैप्पी लाइफ। हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ। ब्रेक के बाद स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक में भाग लिया। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सुदृढ़ीकरण, संसद की भूमिका और तंत्र तथा क्षेत्रीय सहयोग का योगदान विषय पर सभा को संबोधित किया। बिरला ने कहा कि न्याय संगत, शांतिपूर्ण तथा समृद्ध विश्व के लिए एक संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का होना अनिवार्य है और इसके लिए ऐसे मानदंड और मानक तैयार किए जाने की जरूरत है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार्य हो। बिरला ने कहा कि आतंकवाद एक पूरे विश्व के लिए गंभीर चिंता का विषय है। विश्व शांति एवं आतंकवाद के मामलों में प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 अफ्रीकी देशों की 5 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश वापस आ गए हैं। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने सिएरा लियोन और कोमोरोस के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। जम्मू कश्मीर में बेहतर होते हालात के बीच कश्मीर घाटी में सभी नेटवर्क की पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। पाबंदियों के चलते बीते 72 दिनों से ये सेवा ठप पड़ी थी। घाटी के लोगों को सरकार के इस कदम से काफी राहत मिली है। घाटी में 17 अगस्त तक लैंडलाइन की आंशिक सेवा बहाल की गई थी और 4 सितंबर तक करीब 50,000 लैंडलाइन को शुरू करने की घोषणा की गई थी। जम्मू में मोबाइल इंटरनेट सेवा अगस्त मध्य से बहाल हो गई थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पोस्टपेड सेवा शुरू होने का स्वागत करते हुए कहा कि ये राज्य के लोगों के लिए खुशी की बात है, लेकिन इंटरनेट सेवा के अभी कुछ और
दिन इंतजार करना पड़ेगा। प्रीपेड सेवा पर भी फैसला बाद में ही लिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में कल एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक समेत 2 आतंकवादियों ने राजस्थान के ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक ड्राइवर की पहचान शरीफ खान के रूप में की गई है। इसके साथ ही आतंकवादियों ने एक बाग के मालिक से भी मारपीट की। पुलिस ने बताया कि घाटी में फलों से भरे ट्रकों की आवाजाही शुरू होने से हताश होकर आतंकवादियों ने शीरमाल गांव में यह हमला किया। पुलिस के अनुसार घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष है। हमले में शामिल आतंकवादियों में से एक के पाकिस्तानी होने का संदेह है। घटना की जानकारी के बाद इलाके में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों को भेजा गया है। इसके बाद यहां बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में नीदरलैंड के राजा और रानी के सम्मान में एक भोज की मेजबानी की। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत नीदरलैंड के द्विपक्षीय संबंधों में आर्थिक साझेदारी एक प्रमुख स्तंभ है। आज नरेश अलेक्जेंडर भारत नीदरलैंड तकनीक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले शाही दंपति ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अपनी यात्रा के दौरान नीदरलैंड नरेश द्विपक्षीय आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। साल 2013 में सिंहासन पर बैठने के बाद उनकी ये भारत की पहली राजकीय यात्रा है। और देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव हो रहा है। योजना से लोगों को अपने पक्के मकान मिल रहे हैं और उनके अपने आशियाने का सपना भी पूरा हो रहा है। पीएम आवास योजना का लाभ झारखंड के गिरिडीह जिले में रहने वाले लोगों को भी मिला है। इससे उनके अपने घर का सपना पूरा हुआ है। पेश है झारखंड के गिरिडीह जिले से ये ग्राउंड रिपोर्ट। पेशे से मजदूरी कर जिंदगी यापन करने वाले गिरिडीह के महेश शर्मा के लिए गरीबी किसी अभिशाप से कम नहीं थी। काफी सालों से वो कच्चे मकान में रह रहे थे। गर्मी और बरसात के मौसम में उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पीएम आवास योजना के तहत उनको अपना पक्का मकान मिला। इस आशियाने के मिलने से वो आज बहुत खुश हैं। पहले मेरा खपरा पोस्ट का घर था, उसमें से बहुत दिक्कत होता था। पानी पड़ने के बाद दिक्कत हो जाता था, इधर उधर करना पड़ता था। सब सामान पढ़ाई वढ़ाई बच्चे सबका दिक्कत होता था, जिसके कारण से जब मिला है आवास मिला, बना ढलाई हो गया, तो अभी आराम से पढ़ते हैं, सब बच्चे सब रहते हैं। हमें भी अच्छा लगता है। महेंद्र की धर्मपत्नी कुमारी अन्नू शर्मा ने कभी सोचा नहीं था कि उनका अपना पक्का मकान होगा। आवास मिलने से वे भी बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनकी जिंदगी में रंग भर दिया। हम सोचते थे कि कब मेरा पक्का का मकान कभी बनेगा, क्या नहीं ऐसा ही रहेगा, कहना मुश्किल था। लेकिन जब से मोदी सरकार ये हमारे आए हैं, तब से हम लोग को बहुत सारा सुविधा दिए हैं, घर, गैस और पक्का मकान बन गया, तो आज हम बहुत खुश हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार के प्रयासों से आम लोगों की मुश्किलें कम हो रही हैं। पीएम आवास योजना से सभी गरीब लोगों को अपने पक्के मकान मिल रहे हैं। यह लोगों के लिए एक सपने के पूरे होने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुर्दों के खिलाफ तुर्की के हमले को रोकने के लिए सीरिया की सरकार ने तुर्की की सीमा की ओर अपनी फौज भेज दी है। सीरियाई सेना कुर्दों की मदद के लिए देश के उत्तर की ओर बढ़ रही है। ये सेना अमेरिकी सैनिकों का स्थान लेगी, जिन्होंने सरहद से हटना शुरू कर दिया है। रविवार को कुर्दों के मुख्य सहयोगी
अमेरिका ने सीरिया में मौजूद अपने सभी सैनिकों को बाहर निकालने की घोषणा की थी, जिसके बाद सीरियाई सरकार का ये फैसला आया है। तुर्की के हमले का मकसद कुर्द बलों को अपनी सीमा क्षेत्र से पीछे खदेड़ना है। तुर्की कुर्द बलों को दूर रखने के लिए अपनी सीमा के पास एक क्षेत्र बनाना चाहता है जहां वह सीरिया के 36 लाख शरणार्थियों में से कुछ को भेज सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप के फैसले और तुर्की के हमले की आलोचना हो रही है और तुर्की के हमले से मचे अफरा तफरी के माहौल में इस इलाके में रह रहे लोग बेहद खौफजदा हैं और अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। तुर्की के हमले में एसडीएफ के 128 लड़ाके और 69 आम लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि करीब 1,30,000 लोग विस्थापित हुए हैं। उत्तरी सीरिया से अपनी सेना हटाने के बाद भी जारी तुर्की के तेज हमलों पर अमेरिका ने कड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने तुर्की के 2 मंत्रालयों और 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर यूरोपीय संघ के देशों की सरकारों ने भी तुर्की के लिए हथियारों की बिक्री पर सीमा लगा दी है। और 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी और उनकी पत्नी फ्रांस के अर्थशास्त्री एस्टेरो डुफ्लो और अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को दिया गया है। वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोबेल पुरस्कार विजेताओं को ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम ने कहा कि अभिजीत बैनर्जी को 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलने पर शुभकामनाएं। उन्होंने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एस्टर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को भी प्रतिष्ठित नोबेल मिलने पर बधाई। और साल 2019 के लिए मार्गरेट अटवुड और बर्नार्डाइन एवरेस्टो को संयुक्त रूप से बुकर पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 1969 में शुरू हुए बुकर पुरस्कार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पुरस्कार 2 लेखकों को एक साथ दिया जा रहा है। बुकर की दौड़ में भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार सलमान खुर्शीद का उपन्यास क्रिचकोट भी शामिल था। एवरेस्टो बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली अश्वेत महिला है। दोनों विजेता लेखकों ने जूरी के फैसले पर खुशी जताई है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाले यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए मुंबई के 155 साल पुराने फ्लोरा फाउंटेन और 2 अन्य विरासत स्थल सहित कुल 4 स्थानों को भारत से चयनित किया गया है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की घोषणा मलेशिया के पेनांग में आयोजित एक समारोह में की गई। इस पुरस्कार के लिए जिन 4 स्थानों का चयन किया गया है उनमें अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान का विक्रम साराभाई पुस्तकालय शामिल है। इसके अलावा केनेसेट इलियाहू सिनेगाग, ग्लोरी चर्च तथा फ्लोरा फाउंटेन को यह पुरस्कार मिला है। ये तीनों मुंबई में स्थित हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीटी न्यूज के साथ। अपनों की कामयाबी की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं, इसीलिए हम लाए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का हैप्पी लाइफ फेस्टिवल, जिसमें आप पाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन्स पर अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन और एग्जिस्टिंग होम लोन का इजी टेक ओवर, ताकि आप बना सकें हैप्पी लाइफ। हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ। लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सरकार को ये कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से इकट्ठा किए गए डेटा से सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं उसी के आधार पर पूरे देश में विकास के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको सरकार के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही आर्थिक गणना में दें सही जानकारी। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और अब बात करते हैं अर्थ जगत की और इसकी सुर्खियां जानने के लिए सीधे रुक करते हैं आंचल के पास।
शुक्रिया जया। तो आज कारोबारी सत्र का दूसरा दिन यानी कि मंगलवार है। निगाह डालेंगे प्रमुख आर्थिक खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि ये दंडात्मक ना लगे। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बड़े सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी। दिल्ली में तीसरे इंडिया एनर्जी फोरम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी में सुधार लाने की कोशिशें रंग ला रही हैं। इसके साथ ही सीतारमण ने कल सार्वजनिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। 1 महीने से भी कम समय में सार्वजनिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री की ये दूसरी बैठक है। बैठक में ऋण वितरण में प्रगति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव के मामले में सरकार पैनी नजर रखे हुए है और जमाकर्ताओं का पैसा उन्हें वापस दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले 6 महीनों में घोटाले में घिरे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के जो प्रत्येक खाते हैं उनसे रुपए निकालने की सीमा 25,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी। इस निर्णय से लगभग 77% जमाकर्ता अपना पूरा बैलेंस अपने खाते से निकाल सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया एनर्जी फोरम को संबोधित किया और इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एटीएफ और नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की अपील कर डाली। On this occasion, I have appealed to the Honorable Finance Minister to look into this concern of our industry. At least natural gas and ATF in India, aviation industry is emerging and growing in a double-digit, moving towards double-digit growth. And natural gas, where Prime Minister is very conscious about to provide cheap and clean energy to all its citizens through our CGD initiative. We are going to cover 70% of Indian population. Looking into that, we have appealed to the Honorable Finance Minister, at least ATF and natural gas should come in the ambit of GST. So, तो आज आर्थिक जगत में बस इतना ही। वापस चलते हैं बाकी खबरों के लिए जया के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल इन तमाम सुर्खियों को हम तक पहुंचाने के लिए। और आर्थिक जगत के बाद अब बात कर लेते हैं खेल जगत के। एक बड़ा फैसला आया है आईसीसी की तरफ से, जहां आईसीसी ने फैसला किया है कि सेमीफाइनल और फाइनल मैच के नतीजों को तय करने के लिए बाउंड्री काउंट के नियम को समाप्त कर दिया गया है। आईसीसी ने इस नियम को खत्म करने के बाद तय किया है कि ऐसे मुकाबले में तब तक सुपर ओवर खेला जाएगा जब तक रनों के आधार पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। क्रिकेट इतिहास के सबसे रोचक मुकाबलों में से एक रहे विश्व कप 2019 का फाइनल मुकाबला हरदम लोगों के जहन में ताजा रहेगा। इसलिए नहीं कि इंग्लैंड विश्व विजेता बनकर सामने आया, बल्कि इस वजह से कि महज ज्यादा बाउंड्री के चलते इंग्लैंड को जीत गिफ्ट में मिल गई, जिसके चलते क्रिकेट जगत में विवाद और इस नियम की आलोचना भी बढ़ चढ़कर हुई। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव ही रहा कि आखिरकार आईसीसी ने सभी बड़े टूर्नामेंटों के लिए सुपर ओवर के नियमों में बदलाव का फैसला ले लिया। नए नियम के मुताबिक अगर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में सुपर ओवर में भी दोनों टीमें बराबर रन बनाती हैं, तो फिर से सुपर ओवर होगा। और सुपर ओवर तब तक होगा जब तक कोई एक टीम विजेता बनकर नहीं सामने आ जाती। हालांकि ग्रुप स्तर पर अगर सुपर ओवर के बाद भी मैच टाई रहता है तो उसे टाई ही माना जाएगा। आईसीसी की बोर्ड की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया, आईसीसी क्रिकेट समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समिति की सिफारिश के बाद ये सहमति बनी कि सुपर ओवर का उपयोग आईसीसी के मैचों में जारी रहेगा। इसे तब तक किया जाएगा जब तक मैच का नतीजा नहीं निकल जाए। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों ने एक समान 241 रन बनाए, जिसके बाद सुपर ओवर सामने आया। सुपर ओवर में भी दोनों टीमों ने 15-15 रन बनाए और मैच टाई रहा। इसके बाद ज्यादा बाउंड्री लगाने के चलते इंग्लैंड को विश्व विजेता घोषित कर दिया गया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
और वडोदरा में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए महिला क्रिकेट सीरीज के तीसरे और अंतिम ओडीआई में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 6 रन से हराकर सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 45.5 ओवर में 146 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका के ओपनरों ने अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन सलामी बल्लेबाज लिज लिली और लॉरा वोल्डार्ड ने पहले विकेट के लिए 17 रन जोड़े, लेकिन मध्यक्रम में खराब प्रदर्शन के चलते टीम बैकफुट पर चली गई और टीम का स्कोर 140 तक ही अटक गया और इसलिए मैच को वो अपने नाम करने में कामयाब नहीं हो पाए। गौरतलब है कि पहला और दूसरा वनडे पहले ही भारतीय महिला टीम अपने नाम कर चुके हैं। एशियाई चैंपियन कतर के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ से उत्साहित भारतीय टीम ग्रुप ई के दूसरे दौर के मैच में आज बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी। तो इसका इरादा फीफा विश्व कप क्वालिफायर में पहली जीत दर्ज करने का होगा। भारत ने कतर जैसी आक्रामक टीम को गोल रहित ड्रॉ पर रोककर क्वालिफायर में पहले अंक हासिल किए हैं। पहले मैच में उसे ओमान ने हराया था। 9 साल बाद सीनियर पुरुष टीम का कोई मैच कोलकाता में होने जा रहा है, लिहाजा इसे लेकर दीवानगी चरम पर है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ अब तक 28 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 15 में जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबलों में हार और 11 मैच ड्रॉ रहे हैं। और विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु मंगलवार से शुरू हो रहे डेनमार्क ओपन में भारत की अगुवाई करेंगी। उनके साथ लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल पर भी सभी की नजरें होंगी। पुरुष वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता साई प्रणीत के अलावा पारुपल्ली कश्यप, किदाम्बी श्रीकांत, समीर वर्मा और एचएस प्रणय भारत की उम्मीदों को संभालेंगे। विश्व चैंपियनशिप के बाद सिंधु का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा है। चीन ओपन और कोरिया ओपन में उन्हें पहले और दूसरे राउंड से ही बाहर होना पड़ा था। डेनमार्क ओपन में वे पहले दौर में इंडोनेशिया की जॉर्जिया मारिस्का टुनजुंग के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। साइना का सामना पहले मैच में जापान की साइका ताकाहाशी से होगा। और अब आइए नजर डाल लेते हैं कि आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्र के पहले पन्ने पर या अखबारों में क्या कुछ अहम खबरें हैं। शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय सहारा से। तो राष्ट्रीय सहारा ने एक अहम सुर्खी दी है, वो है कि नया आतंकी राक्षस जेएमबी। क्या है ये जेएमबी? जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश में सक्रिय एक आतंकी संगठन है, जिसकी शुरुआत 90 के दशक में हुई थी और पिछले कुछ वर्षों में इसकी गतिविधि काफी बढ़ गई और ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान से इसको फंडिंग की जाती है। एनआईए ने कहा है कि भारत में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है और इसलिए एनआईए ने विभिन्न राज्यों के साथ 125 संदिग्धों की सूची भी साझा की है और प्रवासियों के आड़ में जेएमबी अपनी गतिविधियां शुरू कर रहा है, ऐसा कहना है एनआईए का। अगर हम रुक करें एक और खबर का, तो दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर एक खबर है, पाकिस्तान एफटीएफ में पड़ा अलग थलग। जी हां, पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफटीएफ की बैठक में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। गौरतलब है कि बीते साल जून में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला गया था, क्योंकि आतंकियों व आतंकी संगठन के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने के चक्कर में लगातार पाकिस्तान वैश्विक मंच पर मुंह की खा रहा है और एक बार फिर यही बात सामने आई है। उसे सुधार की अंतिम चेतावनी के साथ उसे अब डार्क ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। पहले उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया था। बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान ने प्रदूषण से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। प्रदूषण से जंग के लिए दिल्ली में नए प्रतिबंध। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लगातार जो हवा है वो खराब हो रही है। एनसीआर में आज से वायु प्रदूषण से निपटेगा ग्रेप, यानी कि खुले में निर्माण पर रोक। तो वहीं जेनसेट चलाने जैसी तमाम तरह की इस बार रोक लगाने की कोशिश की गई है और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू हो गया है। हम जानते हैं कि कुछ दिन में दिल्ली में ऑड इवन स्कीम भी लागू होने जा रही है। ऐसे में दिल्ली में जिस दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां चल पाएंगी या फिर इवन नंबर वाली गाड़ियां ही चल पाएंगी, तमाम ऐसी चीजें हैं, कदम उठाए जा रहे हैं जाकि दिल्ली और एनसीआर में जो प्रदूषण है उसे रोका जा सके है। लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली से जुड़े दिल्ली के आसपास जो इलाके हैं वहां पे पराली जलाने की घटनाएं फिर सामने आ रही हैं। ऐसे में दिल्ली का जो हवा है वो फिर खराब हो रही है। अंत में नवभारत टाइम्स पर नजर डाल लेते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स है, उसका पेज है अर्थ जगत से जुड़ी खबर है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी साल। स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर लगातार बात की जा रही थी। ऐसे में केंद्र ने ये कहा है कि इसी साल स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी और कीमत कम करने के भी संकेत दिए हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में सोमवार को केंद्रीय सूचना
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि इसमें सुधार किया जाएगा जो उसकी कीमतें होंगी। साथ ही साथ जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस में जो जियो, एयरटेल और जो तमाम ऐसे मोबाइल सेवा प्रदाता हैं उनकी चिंताओं को भी कम करने की कोशिश की है सरकार की ओर से। तो ये थी राजधानी दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की कुछ अहम खबरें। और आइए अब वर्तमान से रुख करते हैं इतिहास का और देखते हैं इतिहास के झरोखे से कितना खास है आज का दिन। आज ही के दिन साल 1931 में भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्म हुआ था। साल 1932 में आज ही के दिन जेआरडी टाटा ने टाटा एयर सर्विसेज के पहले विमान को उड़ाया था। ये उड़ान कराची से अहमदाबाद होते हुए मुंबई के लिए थी। आज ही के दिन साल 1993 में दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद की समाप्ति के प्रयासों के लिए नेल्सन मंडेला और एफडब्ल्यूडी क्लार्क को नोबेल शांति पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया था। और अब बात उन खबरों की जिन पर आज रहेगी सभी की नजरें। केंद्रीय गृह मंत्री गुरुग्राम के मानेसर में एनएसजी के 35वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। केंद्र सरकार द्वारा अपने सभी उपक्रमों को ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं का सारा बकाया निपटाने के निर्देश के पालन का आज अंतिम दिन है। सरकार सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को 6 साल के निचले स्तर से उबारने की कोशिश कर रही है। पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा डीजल जनरेटरों पर लगाया गया प्रतिबंध आज से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रभावी हो जाएगा। 74 दिन बंद रहने के बाद आज एनआईटी श्रीनगर फिर से खुल जाएगा। और अब बात करते हैं आपकी सेहत की। आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। आइए समझते हैं कि सही तरीके से हाथ धोना क्यों जरूरी है। बीमारियों से बचाव के लिए हाथों को धोना बेहद जरूरी है। हाथ धोने के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व भर में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हाथ धोने के विषय में जानकारी देना और लोगों में हाथ धोने की आदतों को बेहतर करना। हम डोर हैंडल्स को छूते हैं, कंप्यूटर्स को छूते हैं, नलके के हैंडल्स को छूते हैं, पेन्स को छूते हैं, सेल फोन को छूते हैं, कंप्यूटर्स को छूते हैं, तो ये वायरस हमारे हाथों में आ जाते हैं। और यदि हम इस हाथ के ज़रिए अपनी आँख को, नाक को या मुंह को टच करते हैं तो ये वायरस हमारे अंदर जा सकता है और हम इससे संक्रमित हो सकते हैं। यदि हाथों को ठीक से न धोया जाए तो कई तरह की बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। हाथ धोना एक असरदार तरीका है जो बीमारियों से बचाव करता है। हाथों को धोना जितना आवश्यक है उतना ही जरूरी है कि इन्हें ठीक तरह से धोया जाए। सबसे पहले आप हाथ साफ पानी से धोएं। हाथ के ऊपर आप पाम्स के ऊपर साबुन लगाएंगे, इनको रोटेट करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे और उसके बाद आप इंटरलेस करते हुए बैक ऑफ द हैंड्स को इन उंगलियों को डाल के रगड़ेंगे। फिर पामल साइड से आप पाम को रगड़ते हुए और उंगलियों को रगड़ेंगे। उसके अलावा अंगूठे को साफ़ करेंगे, टिप ऑफ द अंगूठे को साफ़ करेंगे और उसके बाद उंगलियों के टिप्स को, नेल्स को रगड़ के साफ़ करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, आगे पीछे घुमाएंगे और पूरे हाथ को रब करते हुए आप साफ़ पानी से रिंस करेंगे और इसके बाद आप साफ़ टिश्यू पेपर या कपड़े से अपने हाथ को पोंछ के खाना खाएं। हाथों को बार बार धोना जरूरी है, खास तौर पर भोजन करने से पहले, खाना बनाने से पहले और किसी को खाना परोसने से पहले। हाथ धोने की आदत को बढ़ावा दें जिससे आप बीमारियों से बच सकें और स्वस्थ जीवन पाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब आपको मिलवाते हैं कानपुर के महबूब मलिक से। मलिक सड़क के किनारे फुटपाथ पर चाय की दुकान चलाते हैं और वो खुद पूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, पर वो आज समाज में शिक्षा की अलख जगाकर नौनिहालों में शिक्षा का प्रकाश फैला रहे हैं। नाम मोहम्मद महबूब मालिक, पेशा लोगों को चाय पिलाना, लेकिन सोच और जज्बा ऐसा जो बहुतों को सोचने पर मजबूर कर दे। जी हां, जज्बा गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का। शारदा नगर निवासी 29 वर्षीय महबूब मलिक ने 4 वर्ष पूर्व संकल्प लेकर समाज के गरीब बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया।
धीरे धीरे महबूब की शोहरत बढ़ती गई और बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। महबूब ने एक हॉल किराए पर ले लिया। दरअसल महबूब की शिक्षा हाई स्कूल तक ही रही। उनकी आगे की शिक्षा धन अभाव के कारण नहीं हो सकी। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि कोई धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह जाए। महबूब दिन भर अपनी छोटी सी दुकान पर चाय बेचते हैं और उस चाय से जो पैसे मिलते हैं उनसे वो अपने स्कूल में अध्यापकों को तनख्वाह और हॉल का किराया भी देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बच्चों को कॉपी, पेंसिल और सिलेबस इत्यादि भी मुफ्त में दिया जाता है। समय की माली हालत देख के मैं आगे नहीं बढ़ पाया कि शायद मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आगे शिक्षा को ले जा सकूं। और फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं नहीं पढ़ सका, मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जो नहीं पढ़ पा रहे हैं और शिक्षा से महरूम है। मैं अपनी चाय की दुकान से जितनी भी इनकम होती है मैं इन बच्चों के लिए लगाता हूँ। कॉपी, किताबें, पेंसिल, ड्रेस। इस वक्त मैं PG से 4 तक स्कूल चला रहा हूँ जहाँ बहुत से बच्चे हैं और मुफ्त शिक्षा पा रहे हैं। आज महबूब के विद्यालय में क्षेत्र के 40 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। कुछ शिक्षित लोग भी समय निकालकर बच्चों को पढ़ाते हैं। महबूब रोज सुबह चाय की दुकान खोलने के बाद विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं और विद्यालय बंद करने के बाद चाय की दुकान पर बैठते हैं। इस दौरान चाय की दुकान पर महबूब के पिता रहते हैं। फर्राटे से कविताएं सुनाते ये बच्चे भविष्य में कुछ बड़ा बनने का सपना देख रहे हैं। किसी ने सही कहा है, अगर आप कुछ कर गुजरने की ठान ले तो कोई मुश्किल आपकी राह में बाधा नहीं बन सकती। और इसे सच साबित किया है कानपुर के मोहम्मद महबूब मालिक ने। गुड न्यूज इंडिया के लिए कानपुर से राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, DD न्यूज। यकीनन महबूब मलिक सभी के लिए एक नजीर पेश कर रहे हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं मौसम की। और जाने से पहले आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, जहां कल कुल्लू दशहरे का समापन हुआ। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। इसी के साथ नया सवेरे के आज के इस अंक में इतना ही। आप लुत्फ उठाइए इन झलकियों का। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट।